हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है यानी जो संघनन होता है इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। उससे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने इस चैनल पे एक आंसर राइटिंग कोर्स रन कर रहा हूँ जिसकी फ़ीस है 499 और 599। तो एक तरह से दो तरह के ये कोर्स हैं। इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो पड़ा है, उसमें आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल है। वहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अगर कोर्स वगैरह को ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप मुझसे वहाँ पे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज की क्लास, जो कि है जलवाष्प का संघनन या कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। तो देखिए, कंडेंसेशन या कह लीजिए कि संघनन होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। वाष्प या गैस का द्रव में बदलना, यानी कि किसी गैस का या फिर कह लीजिए जो हमारी वेपर होती है यानी कि जलवाष्प जो होती है वो जब हमारी लिक्विड अवस्था में बदल जाती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। बहुत ही इजी बात हो गई। अच्छा देखिए, जब कोई चीज़ में जलवाष्प बन रही होती है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे पानी है और ये पानी जलवाष्प में बदल रहा है, तो क्या होता है कि जो इसके अंदर ऊष्मा होती है यानी कि जिसको कह सकते हैं हम लोग हीट होती है, जो वो इसके अंदर वायु के अंदर संग्रहित हो जाती है या वायु के अंदर इकट्ठा हो जाती है। इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन। इसके बारे में मैं पहले आपको वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। तो लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन जो यहाँ पे सेव हो जाती है या इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है जब हमारा हो रहा होता है वाष्पीकरण, उस समय जो आपकी जलवाष्प यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है या इकट्ठी हो जाती है, वही जब ऊपर जाके कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब यही कि जो आपकी वाष्प या गैस है इसका द्रव में बदलना। तो ये जो लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई थी, ये फिर से वातावरण में मुक्त हो जाती है। तो इसके बाद देखिए, फिर एक प्रक्रिया होती है सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाए, यानी कि गैस स्टेट से जनरली क्या होता है, लिक्विड स्टेट बनती है। लेकिन जब गैस स्टेट से डायरेक्टली आपकी सॉलिड स्टेट आ जाए, ये लिक्विड वाली स्टेट बीच में ना आए, यानी गैस से सीधे सॉलिड, तो इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कि जलवाष्प का बर्फ में बदल जाना, तो ये हो गया ऊर्ध्वपातन। जो हमारे यहाँ बर्फ गिरती है वो क्या हो रहा है, ऊर्ध्वपातन। अब देखिए, कंडेंसेशन की थ्योरी क्या है, संघनन का सिद्धांत क्या है। तो मेघ और कोहरा वायु के संतृप्त होने से पहले ही बन सकते हैं। अब देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहले ये माना जाता था कि जब वायु संतृप्त हो जाएगी यानी कि एयर जब सैचुरेटेड हो जाएगी, तभी जो मेघ है और जो कोहरा है यानी कि जो क्लाउड्स हैं और जो फॉग है वो तभी बनेगा जब एयर सैचुरेटेड हो जाएगी। अब सैचुरेशन क्या होता है, ठीक इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि सैचुरेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए एक एयर में 100 पॉइंट की आर्द्रता या फिर ह्यूमिडिटी ग्रहण करने की क्षमता है, यानी इस हवा में 100 पॉइंट की ह्यूमिडिटी ग्रहण करने की क्षमता है। तो जब इसके पास 100 के 100 पॉइंट हो गए, यानी कि पूरे 100 के 100 पॉइंट जब इसके पास हो गए, तो इसको हम लोग कहते हैं कि एयर सैचुरेटेड हो गई। यानी एक तरह से जितनी किसी की मान लीजिए क्षमता थी खाने की वो खा चुका, तो हम लोग कहेंगे वो सैचुरेटेड हो गया। तो ये हो गया सैचुरेशन। तो पहले ये माना जाता था, हम लोगों ने देखा कि एयर जब टोटली सैचुरेटेड हो जाएगी, 100% सैचुरेटेड हो जाएगी जब एयर, उसके बाद ही जो है बादल वगैरह बनने शुरू होंगे। लेकिन अब जो नई कह लीजिए शोध हुए हैं, उससे ये बात पता चली कि वायु 100% सैचुरेटेड हो पाए उससे पहले भी बादल बनना स्टार्ट हो सकते हैं। यानी कि क्लाउड्स बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एयर जो है 100% सैचुरेटेड हो। अब देखिए, आगे देखते हैं। तो संघनन या कंडेंसेशन होने के लिए दो चीज़ें आवश्यक होती है। अब देखिए, मैं यही कहूँगा, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको ध्यान से देख लीजिए जाके, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं बातें कर रहा हूँ सब पिछले वीडियो से जुड़ी हुई हैं। तो अब देखिए, कंडेंसेशन दो तरह से हो सकता है। एक तो वायु का तापमान जो है उषांक से कम हो जाए। देखिए, उषांक या ड्यू पॉइंट क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे एयर है, एयर का टेम्परेचर इस समय मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस है, और 40 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए जब इसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा मान लेते हैं 100 हो जाएगी। ये हम लोग मान रहे हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए जब इसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा 100 हो जाती है तो ये एयर सैचुरेटेड हो जाती है। तो ये 40 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, ये इसका हो गया उषांक, यानी कि वो तापमान जिसके ऊपर हवा जो है सैचुरेटेड हो गई है। तो अब देखिए, कंडेंसेशन के लिए दो चीज़ें होती हैं, या तो वायु का तापमान उषांक से कम कर दिया जाए। एक्चुअली कंडेंसेशन या संघनन होता कैसे है, देखिए,
यहाँ पे हवा है, इस हवा में मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस की ये हवा है और इसमें मान लीजिए कि 70 ह्यूमिडिटी है, यानी कि आर्द्रता 70 है। तो अब देखिए कंडेंसेशन तब होता है, मैं इसको पूरा एक बार फिर से यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए हम लोगों ने देखा कि एक एयर है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और इसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा 70 पॉइंट है। हम लोग पॉइंट कह रहे हैं, इसका कोई मात्रक नहीं बना रहे। तो 70 पॉइंट की इसमें ह्यूमिडिटी या आर्द्रता है। अब मान लीजिए इस एयर को सैचुरेटेड होने के लिए जो चाहिए है वो 100 पॉइंट चाहिए, यानी 100 पॉइंट जब इसके हो जाएंगे यहाँ पे आर्द्रता के, तो ये सैचुरेटेड हो जाएगी। और देखिए फिर कंडेंसेशन कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक एयर है जिसके पास 40 डिग्री सेल्सियस पे इसको कितने पॉइंट चाहिए, 100 पॉइंट चाहिए सैचुरेटेड होने के लिए, लेकिन इसके पास हैं कितने, 120 पॉइंट आर्द्रता के हैं। यानी कि जितनी आर्द्रता इसे सैचुरेटेड होने के लिए चाहिए उससे 20 पॉइंट ज़्यादा आर्द्रता इसके पास पहले से मौजूद है या इसके पास है। तो अब ये जो 20 पॉइंट एक्स्ट्रा आर्द्रता आ गई, जैसे कि आप जितना वजन उठा सकते हैं, अगर उससे 20 किलो आपके ऊपर ज़्यादा वजन आ गया, आप 100 उठा सकते हैं और 120 किलो आ गया तो बाकी का 20 किलो आप गिरा देंगे। तो उसी तरह से जो एयर में ये 20 पॉइंट की एक्स्ट्रा आर्द्रता है वो एयर क्या करती है, अपने आप से छोड़ देती है, यानी कि कह लीजिए उसी का संघनन हो जाता है। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी होती है एयर में, उसी का संघनन हो जाता है और उसी के संघनन से जो हमारे बादल हैं वो बनते हैं और वर्षा होती है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग देख रहे थे 40 डिग्री सेल्सियस पे केवल कितनी यहाँ पे आर्द्रता है, 70 पॉइंट, और हमें चाहिए कितनी, 100। दो तरीके हो सकते हैं इसे पूरा करने के, या तो यहाँ पे जलवाष्प की मात्रा बढ़ा दें, यानी इसे 30 पॉइंट और आर्द्रता दे दें, तो ये हवा क्या होगा, सैचुरेटेड हो जाएगी। और इसके बाद मान लीजिए इसमें जितनी ज़्यादा आर्द्रता बढ़ती जाएगी वो सब संघनित हो जाएगी या फिर कह लीजिए वो बादल में बदल जाएगी। अच्छा, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस टेम्परेचर को कम कर दें। देखिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है एयर की ह्यूमिडिटी को ग्रहण करने की क्षमता भी उतनी ज़्यादा होती है, यानी कि उतनी ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी जो है एयर ग्रहण कर सकती है। यानी अगर हवा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसकी क्षमता भी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि मैं कहूँ कि एक तरह से जितना ज़्यादा कह लीजिए कि हमारे अंदर प्रोटीन होगा उतनी ज़्यादा हम लोगों की क्षमता होगी। तो वैसे ही एयर का जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एयर की क्षमता होगी अपने अंदर आर्द्रता ग्रहण करने की। अब ऐसे में होता क्या है, अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे ये जो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसको कम करके 30 डिग्री सेल्सियस कर दें तो क्या होगा। अब अगर आपके अंदर से पोषण कम कर दिया गया तो आपकी क्षमता भी कम हो जाएगी। तो अब एयर जो पहले 100 पॉइंट की आर्द्रता ग्रहण कर सकती थी अब ये केवल 70 पॉइंट ही ग्रहण कर सकेगी, यानी इसकी जितनी कैपेसिटी थी आर्द्रता को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की वो कैपेसिटी कम हो गई। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे इसकी कैपेसिटी कितनी रह गई, 70 रह गई। तो क्या होगा, एयर जो है संतृप्त हो जाएगी या फिर कह लीजिए सैचुरेटेड हो जाएगी और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा आर्द्रता होगी उसका संघनन हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि संघनन के लिए दो चीज़ें की जा सकती हैं, या तो वायु का तापमान कम कर दे, जैसे हम लोग देख रहे हैं 40 से 30 कर दिया, या फिर एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी डाल दे, जैसे हम लोगों ने देखा 70 पॉइंट की ह्यूमिडिटी थी तो हम लोगों ने 30 पॉइंट और बढ़ा दी। अब देखिए आगे बात करते हैं कि ओसान की। अब ये सारी चीज़ें देखिए मैंने इसलिए यहाँ पे बता दी दोबारा, जिससे कि अब जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाए। और देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है जलवाष्प की अतिरिक्त मात्रा, यानी कि अगर 100 पॉइंट चाहिए है जलवाष्प एयर को सैचुरेटेड होने के लिए और इसमें 120 है तो ये 20 पॉइंट्स क्या होंगे, कंडेंसेशन हो जाएगा, यानी कि संघनन हो जाएगा। अब देखिए ओसांक या ड्यू पॉइंट अगर 0 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा है, यानी किसी एयर का अगर जो ओसांक या ड्यू पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो ओस, कोहरा, मेघ ये सब चीज़ें बनेंगी। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है तो जाहिर सी बात है तुषार है, यानी आइस वगैरह ये सारी चीज़ें बन जाएंगी जिससे स्नोफॉल वगैरह होता है। तो ये एक बस फैक्ट है जो आप याद रखें। अब देखिए बात करते हैं कि जो कंडेंसेशन होता है हमारा, इसके लिए हम लोगों ने देखा कि अगर एयर जो है ठंडी हो रही है, यानी कि अगर हवा जो है ठंडी हो रही है तो उसकी ह्यूमिडिटी को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो जब आपकी हवा की ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जितनी उसके पास ह्यूमिडिटी है वही उसके लिए ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए अगर एक आदमी लगातार कमज़ोर होता जा रहा है तो अभी जितना वजन आपने उसके ऊपर डाला है वही वजन आगे चल के उसे ज़्यादा लगने लगेगा, यानी कि जितना आज वो आराम से उठा सकता था उतना ही आगे ज़्यादा लगने लगेगा। तो वही यहाँ पे हो रहा है, जैसे जैसे हवा ठंडी हो रही है
तो हवा जितनी आर्द्रता अपने साथ रख सकती थी अब उससे बहुत कम आर्द्रता रख पाएगी, यानी कि उसके पास जो ये अतिरिक्त आर्द्रता है उसका कंडेंसेशन हो जाएगा। अब देखिए तो ये हवा ठंडी होती कैसे है, यानी कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसकी कूलिंग होती कैसे है। तो इसके दो प्रोसेस होते हैं, एडियाबेटिक और नॉन एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक में क्या होता है, देखिए या तो जो हमारी अर्थ की सरफेस है उसके पास प्रेशर लो हो जाए। अच्छा, जब एयर एसेंड करती है तो उसका भी टेम्परेचर कम होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं रुद्धोष, जब हम लोगों ने ताप पढ़ा था, रुद्धोष ताप परिवर्तन या एडियाबेटिक लैप्स रेट जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे एसेंडिंग एयर जो है टेम्परेचर को लूज करती है। देखिए नॉन एडियाबेटिक में क्या होता है, विकिरण के द्वारा यानी रेडिएशन के द्वारा। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें रेडिएशन होता है, यानी कि उसके अंदर जो हीट होती है वो उस हीट को अंतरिक्ष को वापस कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है ठंडा हो जाता है चालन के द्वारा। यानी मान लीजिए अर्थ की सरफेस बहुत ठंडी हो गई है तो इसके ऊपर जो हवा बह रही है ये भी ठंडी हो जाती है। अच्छा, शीतल वायु का मिश्रण, यानी कि मान लीजिए जो एयर है इसमें से कहीं से आकर और जो ठंडी हवा है वो मिक्स हो गई तो इस वाली एयर का भी जो टेम्परेचर है वो गिरने लगेगा। तो ये कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिससे कि हमारे वायुमंडल का शीतलन या फिर कह लीजिए कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर हो जाता है। अब देखिए बात करते हैं कि हम लोगों ने देखा कि जो कंडेंसेशन है ज़रूरी नहीं है कि तभी स्टार्ट होगा जब एयर सैचुरेटेड हो गई है, या कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है जब हवा की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी तभी कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी के 100% होने से पहले भी, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है पिछले वीडियो में देख चुके हैं हम लोग, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के 100% होने से पहले भी या फिर एयर के सैचुरेटेड होने से पहले भी संघनन स्टार्ट हो सकता है। तो इसका रीज़न क्या है ये यहाँ पे समझेंगे। देखिए संघनन और जलग्राही नाभिक इनका इंटर रिलेशन है, इसको समझना पड़ेगा, यानी कंडेंसेशन एंड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली का जो इंटर रिलेशन है उसको हम लोग समझेंगे। तो जलग्राही नाभिक क्या होते हैं, देखिए तो जाहिर सी बात है नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे नाभिक जिनमें जल जो है अब्जॉर्ब हो सके या फिर जो अपने ऊपर जल को ग्रहण कर सके। तो इसके एग्जाम्पल हैं सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये जलग्राही नाभिक होते हैं। अच्छा, इसके साथ ही SO2 जो है ये भी जलग्राही नाभिक होता है, लेकिन देखिए SO2 जो है इसकी वजह से एसिड रेन होती है। कैसे होती है एसिड रेन इसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन जो SO2 है ये भी जलग्राही नाभिक होता है। अच्छा, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो भी जलग्राही नाभिक होते हैं। तो कंडेंसेशन होते समय क्या होता है, ये जो बड़े बड़े जल के नाभिक होते हैं एक तरह से कह लीजिए इनके ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया या कंडेंसेशन होता है। अगर अब मान लीजिए किसी एयर में, अब यहीं पे देखिए पूरा पॉइंट है, इसी को समझ लीजिए। अगर किसी एयर में ये जो कंडेंसेशन के लिए ज़रूरी जलग्राही नाभिक हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली हैं, ये अवेलेबल है और बड़े बड़े नाभिक हैं, यानी कि जो नाभिकों के कह लीजिए साइज है वो बड़ा है। तो अगर बिग साइज के न्यूक्ली अवेलेबल हैं किसी एयर में एटमॉस्फेयर के अंदर, तो क्या होगा, ये जो नाभिक हैं, ये जो न्यूक्ली हैं, इनकी वजह से जो कि इनका कैरेक्टर क्या है कि ये बिग है यानी कि बड़े साइज के हैं, तो इनकी वजह से क्या होगा कि बिना एयर के अधिक संतृप्त हुए बारिश शुरू हो जाएगी। यानी कि बहुत ज़्यादा एयर को अपने अंदर सैचुरेशन बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि एयर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो तभी वर्षा हो, उससे पहले भी रेन शुरू हो जाएगी। और ये रेन क्यों शुरू हो रही है, क्योंकि ये जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली या फिर जलग्राही नाभिक हैं इनका साइज बड़ा है। तो अब देखिए थोड़ा सा कोहरा समझिए। तो कोहरा में क्या होता है, जो ये बड़े बड़े नाभिक होते हैं ये अवेलेबल होते हैं, तो इसीलिए देखिए कोहरा कैसे बनता है क्या होता है इसके ऊपर पूरा हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन कोहरे में क्या होता है, ये जो बड़े बड़े नाभिक होते हैं, अच्छा पॉल्यूशन वगैरह की वजह से भी शहरों में जो बड़े नाभिक हैं वो जल्दी मिल जाते हैं एयर में, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि जो चिमनियाँ वगैरह चल रही हैं उससे इस तरह के कोयले वगैरह के टुकड़े निकला करते हैं, कार्बन वगैरह निकला करता है। तो खैर, तो इन सब वजहों से क्या होता है कि जो कोहरा है उसके लिए बड़े नाभिक अवेलेबल हो जाते हैं, यानी कि बिग साइज के जो न्यूक्ली हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली हैं, वो अवेलेबल हो जाते हैं, एक जगह पे मिल जाते हैं। तो इसीलिए जो कोहरा है उसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100% होना ज़रूरी नहीं होता है। कोहरा जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से कम हो तब भी बनना शुरू हो जाता है, यानी कि कंडेंसेशन स्टार्ट व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज बिलो 100%। तो 100% से कम सापेक्षिक आर्द्रता पर संघनन शुरू हो जाता है। अब देखिए ओस को समझ लेते हैं थोड़ा सा, ओस या ड्यू।
तो हम लोग जानते हैं कि ओस क्या होती है, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो ये छोटी छोटी बूंदें सी दिखती हैं वही ओस है। पर ये बनती कैसे है, हम लोगों को ज्योग्राफी में ये जानना है। तो देखिए ये पूरा मैंने एक चार्ट सा बना दिया, इसको आप अपने माइंड में याद रखिएगा, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। देखिए पहले स्टेज में क्या होता है, रेडिएशन होता है। रेडिएशन मतलब जो दिन भर में पृथ्वी को हीट मिली है यानी गर्मी मिली है, रात में पृथ्वी अंतरिक्ष को वापस कर देती है, तो ये क्या हो गया, रेडिएशन हो गया। तो अब देखिए इसकी वजह से क्या होगा, अर्थ की ये जो सरफेस है ये ठंडी हो जाएगी। अच्छा फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो अर्थ की सरफेस ठंडी हो गई है, इससे जो ऊपर चलने वाली हवा है, यानी कि यहाँ पे ये जो हवा चल रही है, इसके संपर्क में आती है हमारी जो अर्थ की सरफेस है, इसके संपर्क में ये ऊपर वाली हवा आती है जिसे हमने येलो कलर से देखा है, तो ये हवा भी ठंडी हो जाती है। इसी को हम लोग कंडक्शन कहते हैं, यानी कि ये जब हवा इससे मिलती है सरफेस से, तो हवा भी ठंडी हो जाती है। अब देखिए जब हवा ठंडी हो जाएगी, तो अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि दो तरीके से संघनन या कंडेंसेशन हो सकता है। कंडेंसेशन के लिए दो चीज़ें हैं, या तो एक्स्ट्रा आप जलवाष्प की मात्रा बढ़ा दीजिए, यानी कि जो वेपर है, जो जलवाष्प है, या फिर कह लीजिए जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, उसको आप वायु में बढ़ा दीजिए। पर दूसरा हम लोगों ने ये भी तरीका देखा कि टेम्परेचर को गिरा दीजिए, यानी 40 डिग्री है 20 डिग्री कर दीजिए, हवा की कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी कि हवा जो अपने अंदर ह्यूमिडिटी रख सकती है वो कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से मान लीजिए इसमें 70 पॉइंट की ह्यूमिडिटी थी, पर अब इसकी क्षमता रह गई है केवल 40 पॉइंट की, क्योंकि हमने इसका जो टेम्परेचर है कम कर दिया। तो इसके पास 30 पॉइंट की ह्यूमिडिटी एक्स्ट्रा अपने आप ही आ जाएगी, बिना कुछ इसको एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी दिए। और देखिए यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारा जो चालन है, कंडक्शन है, उसकी वजह से हवा ठंडी हो गई है, सरफेस से टच होके, अर्थ की जो सरफेस, अर्थ की जो सतह है उससे टच होके हवा ठंडी हो गई है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब ठंडी हो गई है तो इसका जो ड्यू पॉइंट है वो नीचे आ गया। ड्यू पॉइंट का मतलब वो तापमान जिस पे हवा जो है संतृप्त हो जाती है, जिसे अभी हम लोगों ने देखा था, जिसे क्रांतिक तापमान शायद कहते हैं हिंदी में। तो हवा आ गई है अपने ड्यू पॉइंट पे, या फिर कह लीजिए कि जो एयर है वो सैचुरेटेड हो गई है। और सैचुरेटेड क्यों हो गई, क्योंकि हमने हवा का तापमान गिरा दिया है। अब इससे क्या होगा, देखिए जब हवा सैचुरेटेड हो गई और इसके पास एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी हो गई, तो ये जो एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी है ये ओस की बूंदों के रूप में जो अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर बिखर जाएगी। तो अच्छा देखिए, जहाँ पे गहरा रंग होता है उन चीज़ों में रेडिएशन या विकिरण तेजी से होता है। जैसे हमारी जो हरी पत्तियाँ होती हैं डार्क हरे रंग की पौधों की, तो उनमें रेडिएशन तेजी से होता है। अब जब रेडिएशन तेजी से होता है उनमें, तो वो ठंडी भी ज़्यादा होती हैं। तो जब ज़्यादा जल्दी ठंडी होती हैं तो इनके पास में जो हवा होती है इनके ऊपर, वो हवा क्या करती है, अपनी जो एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी उसके पास हो गई है, यानी अतिरिक्त आर्द्रता जो हवा के पास हो गई है, क्योंकि हवा का तापमान गिर गया है, तो इस अतिरिक्त आर्द्रता को हवा क्या करती है, इन्हीं वनस्पतियों वगैरह के ऊपर गिरा देती है। इसी वजह से सुबह हम लोग जो देखते हैं फूलों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर हम लोगों को उसकी बूंदें मिल जाती हैं। अच्छा, इसके लिए कंडीशंस क्या होना चाहिए, यानी क्या चीज़ें होना चाहिए कि ओस बन सके। स्काई का क्लीन होना। देखिए अगर ऊपर बादल है, आपने देखा कि नीचे विकिरण के रूप में दिन भर में हीट आई, अब रात में क्या हुआ, ये हीट बाहर नहीं जा पा रही है, क्योंकि बादल जो है इस हीट को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। तो क्या होगा, जब अर्थ की सरफेस ये चीज़ नहीं ठंडी होगी, जो हमारी सतह है, तो इसके पास की हवा भी ठंडी नहीं होगी, एटमॉस्फेयर गर्म बना रहेगा। स्लो विंड, यानी कि हवा का धीरे होना जरूरी है। अगर तेज हवा होगी तो क्या होगा, मिक्सिंग होने लगेगी हवा की परतों में, और जब मिक्सिंग होने लगेगी तो नीचे का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा नहीं हो पाएगा। ह्यूमिडिटी, अब देखिए हवा के पास जो है ह्यूमिडिटी या आर्द्रता होना चाहिए। अगर पूरी हवा शुष्क है, मान लीजिए हवा के पास बिल्कुल भी पानी नहीं है या ह्यूमिडिटी नहीं है, आर्द्रता नहीं है, तो फिर ओस बनेगी किस चीज़ की, लंबी रात होना चाहिए। देखिए लंबी रात में क्या होता है कि हवा को ठंडा होने के लिए खूब समय मिल जाता है, तो इसीलिए विंटर का जो सीज़न होता है, जो सर्दियों का मौसम होता है, उसमें इतनी ज़्यादा ओस पड़ती है। अच्छा, फ्रॉस्ट या वाइट फ्रॉस्ट क्या होता है, यानी कि देखिए हम लोगों ने ओस देख लिया, पाला क्या होता है। बस देखिए एक छोटा सा अंतर है, पूरी यही प्रक्रिया होती है, लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो गिरते गिरते, यानी कि जो एयर का टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वो गिरते गिरते 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। तो क्या होता है, फ्रॉस्ट बन जाता है या पाला बन जाता है, जिससे फसल वगैरह को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।